हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अप्लाइड नॉलेज में। और आप आज पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का लास्ट टॉपिक, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। एंड स्टूडेंट्स, आप लोग लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, दैट मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन। स्टूडेंट्स, आपने उस लेक्चर में जाना था हाउ टू आइडेंटिफाई द रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। और हो सकता है आपको इजी लगा हो, आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे आज दैट इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। सो लेट्स मूव। स्टूडेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन में हमें पढ़ना है जो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट होता है मेनली दो सब्सटेंस से पाया जाता है। पहला, इट इज़ फाउंड ऑन मेटल्स। सेकंड, इट इज़ फाउंड ऑन फूड मटेरियल्स। जो मेटल्स पे पाया जाता है, मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज होके अपना कलर चेंज कर देते हैं, कलर या अपनी क्वालिटी डाउन कर लेते हैं, मीन इनकी क्वालिटी घट जाती है। स्टूडेंट्स, जो मेटल्स पे ये इफ़ेक्ट पाया जाता है इसी को बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स। बट जो फूड मटेरियल्स पे पाया जाता, मेनली ऐसे फूड मटेरियल्स पे पाया जाता है जिनमें फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है। सो क्या होता है, उन फूड मटेरियल्स का टेस्ट एंड उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, अनप्लीजेंट हो जाती है, तो हम बोल देते हैं वो फूड रेंसिड हो चुके हैं। सो आप उसे बोल सकते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड मटेरियल्स। सो आइए स्टूडेंट्स, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। यस, सो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कोरोजन से, मीन्स कोरोजन ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट्स, corrosion is a natural process in which metals are eaten up gradually in the presence of air, moisture or an acid in the atmosphere। मीन्स corrosion एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें मेटल्स के सरफेस जो होते हैं दे आर इटन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एन एसिड। मीन्स इनके एक्शन से किसी भी मेटल का सरफेस खराब हो जाता है, कोरोड हो जाता है, ईटन अप हो जाता है, मीन्स क्वालिटी घट जाती है, कलर चेंज हो जाता है, पहले जैसा नहीं रहता। स्टूडेंट्स, मोस्टली ऐसे मेटल्स का कोरोजन होता है विच आर हाई इन रिएक्टिविटी, सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। These are the metals which are high in reactivity, they may corrode easily। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक आयरन का पीस दिख रहा होगा जिसमें कोरोजन हो रखा है। स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स ये बहुत शाइन करता है, बट आफ्टर कोरोजन आप देखो ये डल हो चुका है, और डल होने के साथ साथ इसकी क्वालिटी घट चुकी है, मींस हो सकता है आने वाले टाइम में ये टूट जाए। सो मींस कोरोजन इन मेटल्स के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर देखो गियर में जो गियर्स हैं ये भी कोरोड हो रखे हैं, इनका कलर चेंज हो गया है। और आप देखिए यहाँ पर पॉलिश्ड सिल्वर है, मीन्स सिल्वर स्पून है, शाइन कर रही है, बट आफ्टर कोरोजन इट टर्निश्ड, मीन्स इसका कलर जो है धीरे धीरे स्लोली ब्लैकिश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स? ब्लैकिश, विच इज़ नॉट गुड। सो आइए, बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो अपना कलर चेंज कर देते हैं ड्यू टू कोरोजन। सो देखते हैं कौन कौन से मेटल्स हैं वो। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट है हमारा सिल्वर। सिल्वर क्या करता है? सिल्वर रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या होता है, सिल्वर जो इतने मेटल्स होते हैं, सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं, ये हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करते हैं और सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करते हैं जिसका कलर होता है अपने आप में ब्लैक। सो आपने देखा होगा जितने भी हमारे घरों में ज्वेलरी पहनी जाती हैं सिल्वर की, टाइम के बाद ब्लैक हो जाती हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। यहाँ पर ये जो सिल्वर स्पून है टर्निश हुई है, ब्लैकिश हो चुकी है हल्की हल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज़ कॉपर। कॉपर क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और ग्रीन कोटिंग चढ़ा लेता है अपने ऊपर, किसकी? कॉपर कार्बोनेट की। यहाँ देखो कॉपर स्टार्टिंग में शाइन कर रहा है, बट आफ्टर सम टाइम जब ये कोरोड हो जाता है तो ये कैसा हो जाता है स्टूडेंट्स? ग्रीन। और इस पर किसकी कोटिंग हुई है? ग्रीन। कौन सी? ग्रीन कलर जो कोट हुआ है ड्यू टू कॉपर कार्बोनेट। आगे चलते हैं आयरन।
आप सब इससे स्टूडेंट्स फैमिलियर होंगे। आयरन क्या करता है, स्टार्टिंग में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, बट उसके बाद ये मॉइस्चर से रिएक्ट करता है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, फिर ये बनाता है रस्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स जंग। और आप देख सकते हैं गियर में जंग लग रखी है, इसे हिंदी में बोलते हैं दैट इज़ रस्ट। और मेटल्स देखते हैं, जैसे जिंक। जिंक क्या करता है, ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करता है और ये फॉर्म करता है जिंक क्लोराइड। स्टूडेंट्स ये फॉर्म करता है जिंक क्लोराइड। स्टूडेंट्स जिंक स्टार्टिंग में जैसा भी होता है, बट आफ्टर कोरोजन इट बिकम्स वाइट, तो हम बोल देते हैं जिंक कोरोड हो गया है। ऐसे ही टिन, टिन भी स्टार्टिंग में शाइन कर रहा होता है देखो, बट रिएक्शन के बाद इसका कलर कैसा हो गया, ब्लैक। कैसा हो गया, ब्लैक। मीन्स जितने भी मेटल्स होते हैं कोरोजन के बाद अपना कलर चेंज कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स आप अल्टीमेटली बोल सकते हैं कोरोजन डिग्रेड्स एंड कट्स शॉर्ट द मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चर्स सच एज कार बॉडीज, ब्रिज, शिप्स एट्सेट्रा। मीन्स ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसमें जान माल का बहुत खतरा होता है स्टूडेंट्स, तो इनका सेफ रहना बहुत ज़रूरी है, बट कोरोजन के कारण इनकी क्वालिटी घट जाती है, जिसके कारण किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स हमें इससे बचना होगा, जिसके लिए हम आगे चल के टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। मीन्स कोरोजन से कैसे बचा जाए। कोरोजन से बचने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या क्या करते हैं, देखो ये कार पे क्या हो रखी है स्टूडेंट्स, दैट इज़ पेंटिंग। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रीसिंग। और यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑयलिंग। दीज ऑल आर द प्रोसेस टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। क्या होता है स्टूडेंट्स, आप अगर किसी भी मेटल्स के सरफेस को कोरोजन से बचाना चाहते हैं तो आप इसके सरफेस को एटमॉस्फेयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में आने से बचाइए। वो कैसे हो सकता है, अगर आप पेंट करते हैं तो कार की बॉडी पर पेंट होने पर ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आती, जिससे कि इसका कोरोजन बच सकता है। ऐसे ही यहाँ बियरिंग है, बेयरिंग में क्या होता है, हमने ग्रीसिंग कर दी, ग्रीसिंग से ये एटमॉस्फेयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा, सो इसका भी कोरोजन बचेगा। सिमिलरली ऑयलिंग के केस में और भी हमारे पास मेथड्स हैं जिससे हम कोरोजन से बच सकते हैं। यस, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा हो तो आप चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छा लगा, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, विदाउट एनी हेजिटेशन। यस स्टूडेंट्स, कोरोजन से बचने का नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट मेथड है विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज़ गैल्वेनाइजेशन। बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है ये, एग्ज़ाम में कई बार इसकी डेफिनेशन आती है। तो ये एक मेथड है, galvanization is a method in which a thin layer of zinc is provided on articles made up of iron and steel। जैसे स्टील या आयरन से बने मेटल्स के पीसों पर, आर्टिकल्स के ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है पतली, जो कि कोरोजन से इसको बचाती है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। अब आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स coating with a thin layer of zinc on iron. It is generally done by dipping iron in molten zinc। क्या करते हैं, एक बात बना लेते हैं जिसके अंदर मोल्टेड जिंक होती है और टेम्परेचर होता है 460 डिग्री सेल्सियस। मीन्स इतना टेम्परेचर होना चाहिए कि जिंक जो है पिघली हुई अवस्था में पाई जाए। तो वहाँ पर हम आयरन या स्टील के आर्टिकल्स को डिप कर देते हैं स्टूडेंट्स, और डिप करके जब निकालते हैं तो स्टील जो होती है हमारी कैसी हो जाती है, दैट इज़ गैल्वेनाइज्ड। मीन्स इस ये कोरोजन से बच जाती है। अब स्टूडेंट्स इसमें अल्टीमेटली होता क्या है, मान लो ये आपका मेटल का पीस है आयरन का, इसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ गई, तो जब भी ऑक्सीजन आएगा रिएक्शन करने तो मेटल आयरन से पहले कौन रिएक्ट करेगा, जिंक।
मीन्स जिंक अपने आप को रिएक्ट करवा के अपने आप को कोरोड करा के किसको बचा लेगा, आयरन को। इस प्रोसेस को ही बोल देते हैं गैल्वेनाइजेशन, दैट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा मेथड है दैट इज एनोडाइजिंग। इसमें क्या करते हैं, एनोडाइजिंग इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग थिक ऑक्साइड कोटिंग्स यूजुअली ऑन एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय। जितने भी आर्टिकल्स एल्यूमिनियम या उसके एलॉय के बने होते हैं उनके ऊपर एक थिक ऑक्साइड कोटिंग चढ़ाते हैं। कौन से प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से, मींस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेकर के, और उनका सरफेस प्रोवाइड कराते हैं, इस टाइप की लेयर प्रोवाइड कराते हैं, और ये लेयर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से रोकती है और जिससे कि इनका कोरोजन बच जाता है। इस प्रोसेस को बोल देते हैं दैट इज एनोडाइजिंग। स्टूडेंट्स आप ये समझिए इसको एनोडाइजिंग क्यों बोला गया है। इसमें जिस भी वर्क पीस पे, जिस भी आर्टिकल्स पे कोटिंग चढ़ानी होती है उसको बनाते हैं हम एनोड। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, एनोड। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है एनोडाइजिंग। मींस जिस वर्क पीस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ानी है उसको बनाते हैं एनोड। देयरफॉर दिस मेथड इज नोन एज एनोडाइजिंग। और ये हमारे पास देखो बहुत सारे कुछ एल्यूमिनियम के पीस हैं, आर्टिकल्स रखे हुए हैं। दीज ऑल आर एनोडाइज्ड, मींस ये जल्दी से कोरोड नहीं होंगे। और चलते हैं आगे। एक और प्रोसेस है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ मेटल वन इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल टू यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इन दिस वे द न्यू मेटल कोटिंग प्रोटेक्ट्स द मेटल वन फ्रॉम द कोरोजन। मीन्स आप ऐसा समझिए, ये की है मेटल वन, और ये जो इम्प्योर कॉपर है इसे मानिए आप मेटल 2। अब की के ऊपर जो चाबी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के बाद चाबी के ऊपर ये इम्प्योर कॉपर की लेयर चढ़ गई, ये मेटल 1, इसके ऊपर लेयर चढ़ गई मेटल 2 की। मेटल 1 को मेटल 2 सेव करेगा, बचाएगा। सो स्टूडेंट्स मेटल 1 को मेटल 2 बचाएगा, मींस मेटल 1 एटमॉस्फेयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा क्योंकि मेटल 2 की इसके ऊपर कोटिंग चढ़ी हुई है। अब मेटल 2 कौन कौन से हो सकते हैं, मींस कोटिंग जो चढ़ेगी कौन कौन से मटेरियल्स की चढ़ेगी, इसको जानना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। हम आपको बता दें कोटिंग मेनली ऐसे मेटल्स की चढ़ती है विच आर लो इन रिएक्टिविटी, मींस जो ज़्यादा रिएक्टिव ना हो। कॉपर, निकेल, गोल्ड, सिल्वर, जिंक एटसेट्रा, ये हमारे ऐसे मेटल हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। अगर आप किसी मेटल्स के ऊपर इनकी लेयर चढ़ाएंगे तो ये लेयर लॉन्ग लास्टिंग होती है, शाइनिंग बनी रहेगी। तो हम बोलते हैं इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रोसेस। और आप देख सकते इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। और आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक मेटल पीस है। स्टार्टिंग में ये देखो ऐसा है, डल हो रखा है बिल्कुल, बट आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इट इज शाइनिंग। सो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ गुड विच में प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। और देखिए आप यहाँ पर एक सीजर लिया हुआ है, मींस कैंची के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जा रही है। कौन से मेटल की, निकेल मेटल की, जिसके कारण देखो ये कितना शाइन कर रही है। ये जो मेटल है दैट इज़ अ निकेल। मींस स्टार्टिंग में तो ये जिस भी मेटल का बना हो, बट इसके ऊपर जो लेयर चढ़ रही है दैट इज़ अ निकेल, जिसके कारण ये शाइन कर रहा है। स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस यूज़ हो रखा है, बट हम उससे फैमिलियर नहीं होते। मींस हमारे सामने होता है, हमें पता नहीं होता। सो आज हम आपको कुछ दिखाते हैं, जैसे क्रोमियम प्लेटिंग के कुछ एग्जांपल्स बताते हैं आपको। स्टूडेंट्स देखो, टैप देखा है अपने पानी का जिससे हम पानी भरते हैं, ये ऑलवेज शाइन करता रहता है, लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर होती है दैट इज़ ऑफ क्रोमियम। किचन स्टोव होता है, कार ग्रिल जो स्टार्टिंग में कार के आगे लगी होती है, व्हील रिम एकदम शाइन करते होते हैं, बहुत महंगे महंगे आते हैं स्टूडेंट्स। ये
क्रोमियम मेटल बहुत महंगा होता है, इसकी प्लेटिंग महंगी होती है और ये मेटल्स के पीसों को लॉन्ग लास्ट करता है, मींस उसकी लाइफ बढ़ा देता है, शाइनिंग करता है, अट्रैक्टिव बनाता है। बाइसिकल के हैंडल्स दे ऑल्सो क्रोम प्लेटेड। बाइसिकल बेल इट इज़ ऑल्सो क्रोम प्लेटेड एंड मैनी मोर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं अब हम। स्टूडेंट्स आप लोग समझ चुके हैं, आपने पढ़ लिया है अभी तक। आपने पढ़ा कि कोरोजन क्या होता है, कोरोजन के इफ़ेक्ट कौन कौन से होते हैं और कोरोजन से बचने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपना रेंसिडिटी। अब हम स्टार्ट करते हैं रेंसिडिटी, विच इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। रेंसिडिटी इज़ अ कंडीशन produced by atmospheric oxidation of fat and oil present in the food items detected by unpleasant bad smell and taste। मीन्स कोई भी ऐसा फूड मटेरियल जिसके अंदर फैट और ऑयल प्रेजेंट है उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मीन्स वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाते हैं, मीन्स ख़राब हो जाते हैं। उसी प्रोसेस को बोलते हैं, उसी कंडीशन को बोल देते हैं हम रेंसिडिटी, दैट इज़ नोन एज रेंसिडिटी। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा। आप ब्रेड के पीस को छोड़ दीजिए, कुछ दिन के लिए रख दीजिए एक जगह, कुछ टाइम के बाद आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं फंगस। तो क्या होगा यहाँ पर, इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, ये रेंसिड हो चुका है स्टूडेंट्स, इसे कोई भी नहीं खाता। एंड यहाँ पर देखो इन भाई साहब को, इनके मुंह को देखकर पता लग रहा होगा कि इसका स्मेल खराब हो चुका है। मीन्स पैकेट में जो फूड आइटम है दैट हैज़ बिकम अनप्लीजेंट, मतलब वो खाने लायक अब नहीं रहा। ये सूंघ ही नहीं पा रहे, खाएंगे कैसे। यहाँ देखो ये जो मोहतरमा है, ये पहले इसको स्मेल कर रही हैं कि इसकी स्मेल अच्छी है या नहीं है, उसके बाद ये खा के चेक करेंगी। और देखिए ये देखो कुछ वेजिटेबल्स हैं स्टूडेंट्स, ये वेजिटेबल्स जो एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और ये देखो ये सब ख़राब हो रहे हैं, मींस रेंसिड हो रहे हैं, जो कि अच्छा प्रोसेस नहीं है। और ये देखो इन्होंने शायद चख ही लिया, इन्होंने सूंघना ही नहीं, इन्होंने स्मेल लेने की ज़रूरत ही नहीं सोची, इन्होंने पहले टेस्ट ही कर लिया। सो देखो यहाँ देखो ये भी ऐसा कुछ कर रहे हैं। और ये भाई साहब ये दवाई पी रहे हैं, दवाई पीते वक्त शायद इन्होंने दवाई मुंह पे ले ली है, जिसके कारण टेस्ट इनके मुंह का बिगड़ चुका है। बट दवाई तो अच्छी होती है, खैर दवाई में कोई रेंसिड नहीं है। सो अल्टीमेटली आपने देखा बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनमें स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, नहीं रहते। सो हमें रेंसिडिटी से बचना होगा, मीन्स अपने फूड मटेरियल्स को रेंसिडिटी से बचाना होगा। तो कैसे बचा सकते हैं, आइए देखते हैं। और शायद आप लोग बचाते भी होंगे, आपको पता नहीं होगा स्टूडेंट्स। पहला टॉपिक मीन्स पहला पॉइंट, बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास फूड मटेरियल्स को रेंसिडिटी से बचाने के लिए। देखो आप बोलेंगे ये तो हमें पता था, लेकिन तब भी जान लो स्टूडेंट्स। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी आर, फर्स्ट है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। आप किसी भी ऐसे फूड मटेरियल्स में जिसमें फैट एंड ऑयल प्रेजेंट हो, उसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। मींस ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को के प्रोसेस को स्लो करते हों। दो होते हैं, फर्स्ट BHA, सेकंड BHT। BHA की फुल फॉर्म होती है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। BHT दैट इज ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, दैट इज ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए स्टूडेंट्स। और हम क्या कर सकते हैं, फूड को बाय रेफ्रिजरेटिंग द फूड आइटम। मींस हम फूड आइटम को किस में रख सकते हैं, फ्रिज में, रेफ्रिजरेशन में। मींस ऐसे प्लेस पर जहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा हो, कूल। आप बोलेंगे ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर रिएक्शन का जो रेट होता है
रिएक्शन रेट हमेशा स्लो हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीडेशन तो होता है, नो डाउट सामान खराब होगा, बट अगर वो 2 दिन में ख़राब होना होगा तो वो जा खराब होगा, मीन्स आप उसे लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं। और आप यूज़ कर सकते हैं बाय फ्लशिंग द फूड विद नाइट्रोजन गैस, मीन्स आप किसी भी फूड मटेरियल को कौन सी गैस के साथ फ्लश कर सकते हैं, दैट इज़ नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हमारी कैसी गैस होती है, इट इज़ अ अनरिएक्टिव गैस, जिसके कारण आपने देखा भी होगा, जो यहाँ पे ये भाई साहब चिप्स देख रहे हैं आप, ये चिप्स कम गैस ज़्यादा भरते हैं, जो कि अनरिएक्टिव होती है। चिप्स कम देते हैं बट गैस ज़्यादा भरते हैं, और गैस चिप्स को मेंटेन रखती है ताकि वो ख़राब ना हो, रैंसिडिटी से बचाती है। गलती इनकी नहीं है, रैंसिडिटी से पूछिए। और देखो स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर, आपने देखा होगा इन्होंने देखो फूड मटेरियल्स को इतना टाइट कर दिया कि पिचकने वाले हैं, बट इन्होंने क्या कर दिया, इसमें से सारी एयर बाहर खींच दी, एयर को बाहर निकाल दिया, जिसके कारण ये जो पैकेट हैं दे हैव बिकम एयर टाइट कंटेनर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सो रैंसिडिटी भी नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो रैंसिडिटी भी नहीं होगी। ऐसे यहाँ पर स्टूडेंट्स, और आप पुट कर सकते हैं सब्सटेंस को इन द वैक्यूम। कहाँ पुट अप कर सकते हैं, वैक्यूम के अंदर। क्यों? क्योंकि वैक्यूम एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पर एयर ही नहीं होती, और जहाँ एयर नहीं होगी तो वहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, वहाँ पर ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, सो रैंसिडिटी भी नहीं होगी। यस, सो आप सब समझ चुके, आपको समझ में आ गया होगा रैंसिडिटी क्या होती है और रैंसिडिटी से बचने के कौन कौन से मेथड होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करिए, और आपको लगता हो कि और स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, और हमको सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जो आगे नई वीडियोस अपलोड हों वो आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने अपना समय दिया, थैंक यू।